तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें हैना और उसका हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि हैना के हस्बैंड के डैड से मिलने जा रहे थे क्योंकि इसके डैड ने अपने सारे बच्चों को इनवाइट किया होता है। दोनों वहां जाने के लिए काफी खुश थे। यहाँ हैना का हस्बैंड इसे बताता है कि मेरे डैड का 75वां बर्थडे है, इसलिए उन्होंने सबको वहाँ बुलाया है और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगेगा। हैना कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी तुम मुझे लिखकर क्यों जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बुरा लग जाए? वह जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुमसे शादी की है, भी इस फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। दोनों अपने बाप के आलीशान घर के बाहर पहुँचते हैं जहाँ हैना के हस्बैंड के 3 और बहन भाई होते हैं। एक था बड़ा भाई, छोटी बहन कैमी और बीच वाली बहन। सभी आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वो हैना से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इनका मानना था कि हैना ने हमारे भाई से पैसे के लिए शादी की है। सभी गार्डन में आ गए और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जो डैड ने सबको इकट्ठे बुलाया है। सबका यही कहना था कि उन्होंने अपनी बर्थडे की वजह से बुलाया होगा, लेकिन उनके डैड का गार्ड कहता है कि आप लोगों के डैड को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हैना का हस्बैंड इन सबको अंदर ले जाता है और कहता है कि ऊपर वाले कमरे में चले क्योंकि डैड वहीं मिलेंगे। वो सब ऊपर वाले कमरे में जाकर अपने डैड से मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि मैंने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया है ताकि घर के अंदर कोई ना आ सके। बच्चों को ये सुनकर हैरानी होती है और वो पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों। उनके डैड कहते हैं आज रात को कोई आने वाला है जो मुझे मार देगा और उन पांचों को मेरी हिफाजत करनी होगी। ये सुनकर बच्चे हैरान हो गए और सोचते हैं कि आखिर कौन आएगा। डैड इनसे कहते हैं कि मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। बच्चे कहते हैं कि मजाक करना बंद करें और सच बताएं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। डैड कहते हैं कि मजाक नहीं बल्कि तुम बिल्कुल सीरियस लो, क्योंकि अगर मैं आज रात मरता हूँ ये चीज तो तय है कि मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी की हो जाएगी, ना कि मेरे बच्चों की। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा अपनी प्रॉपर्टी को तुम सब में बांट दूंगा। तुम्हें बस आज रात मुझे महफूज रखने के लिए कुछ करना होगा। सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तभी अपने गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि अब तुम जा सकते हो। और जब गार्ड वहाँ से गया तो सारे खिड़की दरवाजे खुद ही बंद हो गए ताकि कोई भी वहाँ से अंदर ना आ सके और न ही कोई बाहर जा सके। और वो सब नीचे जाकर बातें करने लगते हैं। वो आप इसमें कहते हैं कि आखिर डैड को ऐसा क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो उन सबको लगता है कि शायद डैड हमें आजमाना चाहते हैं। इन्हें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी आएगा इन्हें मारने के लिए, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे तो पहले ही लॉक्ड हो चुके थे। तभी हैना इनसे कहती है क्या पता डैड सच बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो उन्हें उनकी जान बचानी होगी। वो सब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कैमी सबसे पहले शराब वाले रूम में गई जहाँ पर ढेर सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी। जब वो शराब ले रही थी तो अचानक उसे कमरे में से कुछ आवाज आती है जो सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई। और जब आवाज के पीछे जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी से किसी की परछाई नजर आती है जो उसका पीछा करने लगती है। और जब वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक हो जाता है। लेकिन तभी इसका भाई वहाँ आकर दरवाजा खोल देता है और इससे पूछता है आखिर तुम अंदर क्या कर रही थी। कैमी बताती है कि इसे नीचे किसी के होने का एहसास हुआ है, लेकिन इसका भाई कहता है नीचे कोई नहीं होगा। इसे लेकर अपने डैड के पास आया। तब इसके डैड कहते हैं कि मुझे खुशी है कि हैना यहाँ आई है, लेकिन मैं इसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि हैना को यहाँ ना लाओ। तो वो कहता है कि हम दोनों ने शादी की है तो हैना भी हमारी फैमिली का हिस्सा हुई। कैमी का भाई जब पूल खेल रहा था तो अचानक से इसका गिलास गिर जाता है जो देखकर वो हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखता है कि इसके पुल की सारी बॉल्स इकट्ठी हो गई हैं। ये देखकर वो फिर से हैरान हो जाता है, सोचता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी इसकी दूसरी बहन आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। कैमी काफी बोर हो रही थी तो वो स्विमिंग पूल में चली जाती है नहाने के लिए। लेकिन जब वो कैमरा ऑन करती है तो उसे पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो आवाज लगाती है कि जो भी है बाहर आ जाए, लेकिन जब वो चेक करने गई तो कोई भी नजर नहीं आता। फिर कैमी स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। तभी अचानक कोई रूह इसे पकड़ लेती है और उसका माथा काट देती है, जिससे इसका खून निकलने लगता है। रूह इसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। कैमी के बहन भाई आपस में बात कर रहे थे कि आखिर इनके बाप ने ऐसा क्यों किया और इनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन तभी वहाँ हैना का हस्बैंड आ जाता है जो सुन लेता है कि वो इसकी बीवी के बारे में बुराई कर रहे हैं। तभी इन्हें एहसास हुआ कि कैमी यहाँ नहीं है। जब वो नीचे गए तो इन्हें कैमी की लाश मिलती है
जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये किसका काम होगा। कैमी का भाई कहता है वो तो हमारी बहन है, तो हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी लड़की है जो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर हैना का हस्बैंड यानी उनका भाई कहता है कि मैं अपनी वाइफ पर ऐसे इल्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ ही थी और वो कैमी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। दोनों का मानना था कि अगर घर के सारे दरवाजे बंद हैं तो यहाँ कोई भी नहीं आ सकता इसे मारने के लिए, तो ऐसे हमारा शक हैना पर ही है। लेकिन हैना ने तो ऐसे नहीं मारा। जब इनके डैड को ये बात पता चलती है कि इसकी छोटी बेटी मारी गई है, तो वो नीचे आके अपनी बेटी की लाश के सामने रोने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। ये सब पूछते हैं कि आखिर इसको मारने वाला कौन है, तो डैड इन्हें बताते हैं कि दरअसल इनके घर में एक रूह मौजूद है जिसने कैमी को मारकर हम सबसे छीन लिया है। मैंने इससे कुछ बिजनेस डील की है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो गए, कहते हैं कि पूरी बात बताएं, लेकिन डैड इन्हें पूरी बात नहीं बताते और कहते हैं कि मेरी एक बेटी तो मर गई है, लेकिन अब मैं हैना को भी अपना वारिस मानूंगा, जिसकी वजह से मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कैमी के दोनों बहन भाई काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि डैड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड बताते हैं कि मेरी बेटी की मौत के बाद किसी को तो प्रॉपर्टी मिलनी ही है ना, इसलिए अगर तुम्हें और अमीर होना है तो मुझे जिंदा रखना होगा। कैमी का बड़ा भाई अपने डैड के ऑफिस से गन ले लेता है अपनी हिफाजत के लिए और कहता है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहन भाई फिर से हैना को इल्जाम देते हैं, कहते हैं कि इसने ही कैमी को मारा है, लेकिन हैना कहती है कि कैमी के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे और मैं इसे मारने का सोच भी नहीं सकती। फिर हैना और इसका हस्बैंड नीचे गए जहाँ इन्हें कैमी की लाश नहीं मिलती। ये देखकर वो हैरान हो गए और सोचते हैं कि आखिर इसकी लाश कहाँ गायब हो गई। वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई है जो इन्हें जान से मार डालेगा, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तब इसका हस्बैंड हैना से कहता है कि हम नीचे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, तो वो नीचे जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। कैमी की बहन इसकी पेंटिंग की तरफ देख रही होती है जो इस घर में थी और पेंटिंग इसे घूर रही थी। ये देखकर वो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाती है, लेकिन तभी इसका भाई वहाँ आ जाता है और उसे चुप करवा के कहता है कि मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हैना और हमारा भाई मिलकर ये सब साजिश कर रहे हैं ताकि वो अमीर हो सके और डैड की प्रॉपर्टी के वारिस बन सके, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। हैना और उसका हस्बैंड नीचे थे, वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हर जगह लॉक्ड है। तभी हैना का हस्बैंड एक लॉक खोलता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी जगह है निकलने की, जिसमें से हैना निकलने लगी ताकि बाहर जाकर मदद ला सके, लेकिन वो निकलने की बजाय वहाँ अटक जाती है। इसे दूसरी तरफ बाहर कुछ नजर आता है जो देखकर वो डर जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने किसी को देखा है। वो हैना को छुड़वाता है और इसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। जब वो दरवाजा बंद कर रहे थे तो अपने सामने एक डेमन को देखते हैं। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या है ये चीज। इससे पहले कि वो इनके पास आता, वो दोनों भागकर लॉकर में चले जाते हैं, लेकिन तभी कैमी के बहन भाई इस लॉकर का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ही ना आ सके। ये देखकर वो परेशान हो गए। हैना का हस्बैंड इससे कहता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो गया तो हम यहाँ मर जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों कोशिश करने लगते हैं वहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन नाकाम रहे। कैमी की बहन भाई जब आगे बढ़े तो इन्हें किसी की आवाज आई। कैमी की बहन जब देखने के लिए आगे बढ़ी तो कोई ताकत उसे हवा में उड़ाने लगती है और देखते ही देखते वो ताकत उसे अपने साथ रूम में ले गई। तो जब इसे होश आता है तो वो खुद को रूम में पाकर हैरान रह जाती है। इसे वहाँ पर इस डायमंड के पैरों के निशान भी नजर आ रहे थे। तभी वो कैमी की पेंटिंग की तरफ देखती है जिसके माथे से खून निकल रहा था। अचानक कैमी इस पेंटिंग से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और कैमी इस पर उल्टी कर देती है। तभी कैमी का भाई वहाँ आकर इस पर गन तान देता है और कहता है कि वो मेरी बहन से दूर रहे वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकती तो वो इसे शूट कर देता है। और कैमी जब वहाँ से गायब होती है तो वो देखता है कि गलती से इसने अपनी दूसरी बहन को ही शूट कर दिया है, जिससे इसकी मौत हो गई है, यानी कि इसने गलती से अपनी ही बहन को मार दिया। ये जानकर इसे बहुत ही दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, पर वो समझ गया था कि ये हैना ने नहीं बल्कि यहाँ कोई और ही डेमन है जो ये सब कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा जिसकी वजह से वो दोनों मरने ही वाले हैं। तभी इनका भाई आकर दरवाजा खोलकर इन्हें बाहर निकाल लेता है और इनकी जान बच जाती है और इनसे कहता है
कि जो मैंने देखा है इस पर तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने डेमन को देखा है। दोनों इसे बताते हैं कि हम दोनों ने भी डेमन को देखा है और अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो वो यहाँ से निकलना होगा। कैमी का भाई कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, तब तक मैं डेमन का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहे थे तो डेमन इन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बुक शेल्फ के पीछे कोई खुफिया रूम है। जब वो रूम को खोलते हैं तो उसके अंदर इन्हें कई सारी डेमन से जुड़ी चीजें मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो गए हैं और सोचते हैं कि आखिर इनके डैड ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो डेमन यहाँ पर आ गया। इन्हें वहाँ पर एक डेमोनिक साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। कैमी का भाई जब डेमन को ढूंढ रहा था तो अचानक से इसके सामने वो डेमन कैमी बनकर आ जाता है, जिससे वो घबरा जाता है और बैलेंस खराब होने की वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे इसकी हड्डी टूट गई। लेकिन इसकी गन भी इससे दूर पड़ी हुई थी। तभी वो डेमन फिर से इसकी दूसरी बहन का रूप लेकर इसके सामने आ जाता है और वो इसे गले से लगाकर इसका सारा खून पी जाता है, जिससे इसका जिस्म तबाह हो गया और बुरी तरह से उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों जब इसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो भी मारा गया है। फिर वो दोनों फौरन वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वो अपने डैड के रूम में चले गए और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके सारे बहन भाई मारे गए। और डैड इन्हें बताते हैं कि इनके घर में एक डेमन है जिसके साथ मैंने किसी खास मकसद के लिए डील की है। दरअसल मैं अपने सारे बच्चों को इसके सामने कुर्बान कर दूंगा ताकि मैं इमोर्टल बनकर कुछ टाइम और जी सकूं, जिंदा रह सकूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं 75 साल का हो गया हूँ और मुझे मरना मंजूर नहीं है और जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी सारी ब्लड लाइन यानी अपने बच्चों की नस्ल का सेक्रीफाइस दे दिया है। यानी इनकी कुर्बानी का मतलब इसने अपने बच्चों की रूह को डेमन को बेच दिया था। तभी वो डेमन एक एक करके इसके सारे बच्चों को मार रहा था। ये बात कहने के बाद वो एक बंदूक उठाता है और अपने बेटे और रहना के हस्बैंड को शूट कर देता है, जिससे वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। तब इनका डैड भी हैना को मारने लगता है। वो इसे कहता है कि असल में देखा जाए तो तुम मेरी फैमिली नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना ही पड़ेगा, और वो इसे शूट कर देता है। लेकिन गोली हैना के हाथ में लगती है जिसकी वजह से वो थोड़ी जख्मी हो जाती है। हैना फौरन वहाँ से भाग जाती है और कमरे में छुप जाती है अपनी जान बचाने के लिए। जब इसका डैड हैना को ढूंढ रहा था तो वो राज इनके सामने लाता है कि असल में मैं तो ड्रामा कर रहा था कि मैं तुम्हें भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बना सकता और मैंने अपने बेटे को बोला भी था कि वो लड़की यानी कि तुम इसके लायक हो ही नहीं, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे शादी कर ली, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा। तभी हैना को इस पे बंदूक मिल जाती है जिसे उठाकर वो इसके डैड को शूट कर देती है और तभी एक फर्नीचर इसके ऊपर गिर गया जिसके नीचे वो अटक जाता है। हैना इसे बताती है कि असल में तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन हम दोनों ने गिफ्ट अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं था। अब जब तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। वो फौरन इसे गिफ्ट दिखाती है जिसके अंदर ही एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर थी। वो बताती है कि असल में मैं माँ बनने वाली हूँ। जो बच्चा आपके बेटे का है यानी कि आपका पोता, तो ये आपका ब्लड लाइन है। मतलब कि तुम अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर नहीं हो, बल्कि ये बच्चा है। तो तुम्हारे ब्लड लाइन में तुम्हारे जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे को है जो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। मतलब कि असूल के हिसाब से इसके पेट में जो बच्चा है वो इमोर्टल होगा क्योंकि इसका बाप तो मरने वाला है। ये सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाता है और फिर डेमन भी ये सब सुन रहा था। वो डेमन फौरन इसके पास आता है और इसे काट कर खा जाता है, जिससे बूढ़े आदमी की भी वही मौत हो जाती है। इसके बाद हैना वहाँ से बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर इसे याद करने लगती है। वो जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है कि हम एक साथ में कितने खुश हुआ करते थे। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बूढ़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर कार में इसका इंतजार कर रहा था। जब दरवाजा खुला तो वो देखता है कि दरवाजे से बाहर इसका बाप नहीं बल्कि बहू निकली है, जिसके पेट में इसका आखिरी ब्लड लाइन है। इसका मतलब है कि अब सारी प्रॉपर्टी का मालिक और कोई नहीं बल्कि हैना है। ये सारी जायदाद की मालकिन बनने के बाद भी वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। इस बात की भी इसे खुशी तो थी, लेकिन इसे अपने हस्बैंड को खोकर वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस करती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।